गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 क्लास 12th का। पाठ का नाम है वापसी। कल हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझाया था। आज हम उसके प्रश्नोत्तर को समझ के लिखेंगे भी, है ना। और आपने पाठ को भी समझा था, जो कि एक कहानी है जिसमें गजोधर बाबू जो है वो एक रेलवे से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, है ना, जो अपने घर में 35 साल बाद लौटते हैं, लेकिन उन्हें वह प्रेम और स्नेह नहीं मिलता जितना वो चाह रहे थे कि मैं 35 साल बाद अपने घर आ रहा हूँ, सब मेरा सम्मान करेंगे। शायद उनके परिवार को उनके बिना रहने की आदत सी हो गई थी। ठीक है, अब सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे इस पाठ का वो हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे? तो गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे। प्रश्न क्रमांक 2, परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी? तो पहले दिन बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। तत्पश्चात पत्नी की कोठरी कोठरी मतलब क्या होता है? भंडार गृह। भंडार गृह जहाँ पे दाल चावल और जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो इकट्ठा करके रखी जाती। कभी समय ऐसा आए तो हम उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनकी चारपाई डाल दी गई थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3 आपके पाठ्य पुस्तक का, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? तो गजाधर बाबू ने आपको बताया, हमने कल पाठ में भी समझाया था कि 35 वर्ष जो थे उन्होंने अकेले व्यतीत किए थे। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? तो पटरी पर रेल के पहियों की खटखट गजाधर बाबू के लिए किसी उच्च कोटि के मधुर संगीत की तरह ही था। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं बताइए। तो गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं थीं। पहला, वे स्नेही व्यक्ति थे तथा स्नेह की आकांक्षा रखते थे। वे परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे ना, तो यानी कि वो उनका स्वभाव जो था वो स्नेही था, सभी से प्रेम से सम्मान से बात करते थे और वो यही चाहते थे कि उनसे भी सब कैसे बात करें, प्रेम और सम्मान के साथ। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? सभी के नाम बताइए। तो गजाधर बाबू के कुल 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटे का जो बेटे थे, बड़ा बेटा अमर, छोटा बेटा नरेंद्र, बड़ी बेटी कांति और छोटी बेटी बसंती। अगला जो प्रश्न है, अब हम आ गए लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर पर। अभी तक हमने इसके पहले अति लघु प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। अब हम लिखेंगे, आज समझेंगे लघुत्तरीय प्रश्न को। लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है आपका, संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन किस प्रकार सफल कहा जा सकता है? तो यहाँ पर एक व्यक्ति का जीवन तभी सफल कहा जा सकता है जब वो सारी जिम्मेदारी अपनी पूर्ण कर लेता है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता है, क्योंकि सफलतापूर्वक 35 वर्ष तक रेलवे की नौकरी करने के पश्चात सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था, बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी कर दी थी और 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। ये रहेगा आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 आपका लघुत्तरीय का, घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन उदास क्यों था या दुखी क्यों था? तो घर जाकर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना से गजाधर बाबू का मन बहुत खुश था, परंतु 35 वर्ष तक रेलवे के क्वार्टर में रहते हुए वहां के परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से सदैव के लिए नाता टूटने तथा सामान हट जाने से क्वार्टर की कुरूपता को देखकर उनका मन एक विचित्र विषाद का अर्थ होता है दुख का अनुभव। तो उनको लग रहा था कि मैं जैसे जहाँ रह रहा हूँ 35 वर्ष से क्वार्टर में रह रहा हूँ, नौकरी कर रहा था, मुझे ये सब छोड़ के मैं कहाँ चला जाऊँगा, अपने घर चला जाऊँगा। तो ये सब सोच के उनको घर जाने की खुशी भी थी और नौकरी जो रिटायर हो रहे थे उसका दुख भी था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, अमर को अपने पिताजी से क्या शिकायत थी? अमर जो कि उनका बड़ा बेटा था, अमर को अपने पिताजी से बहुत शिकायतें थीं। उसका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की भी जगह नहीं है। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते हैं और मौके बेमौके टोक देते हैं। बहू को काम करना पड़ता है। अमर को हर चीज में पिताजी का हस्तक्षेप पसंद नहीं आता। कहता था बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें, है ना। तो ये गलत चीज है कि अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहा था अमर, और यदि वो कुछ टोकते तो उसे उस बात का बुरा लगता था। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4,
बसंती गजाधर बाबू के किस कथन से रूठ गई थी? अब बसंती कौन है? गजाधर बाबू की छोटी बेटी। तो बसंती कपड़े बदलकर शाम को जब पड़ोस में जाके शीला के घर जा रही थी, तब गजाधर बाबू ने उससे कड़े स्वर में, मतलब कड़े स्वर में कहा, गुस्से में कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, अंदर जाकर पढ़ो। इस कथन से बसंती क्या हो गई? रूठ गई। रूठना मतलब गुस्सा हो जाना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। गजाधर बाबू ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी और क्यों? तो गजाधर बाबू ने सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी बहू को तथा शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी बसंती को सौंपी, क्योंकि उनकी पत्नी बूढ़ी हो चली थी तथा उसके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची थी, वह अकेले पूरे घर का काम कर सके। साथ ही गजाधर बाबू को लड़की का बाहर जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह उसे कार्य में व्यस्त रखना चाहते थे। अगला जो प्रश्न है, अब हम आ गए हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है आपका, गजाधर बाबू का अस्तित्व उनके परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि गजाधर बाबू जो है वो अपने परिवार से 35 वर्ष, जो कि बहुत लंबा समय माना जाता है, तो वो अपने परिवार से दूर रहे। उनका आना जाना भी बहुत कम था अपने परिवार से। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार को उनके बिना रहने की आदत हो गई थी। परिवार को कोई अनुशासन नहीं था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो अपनी मर्जी से जी रहे थे, अपनी मर्जी से खा रहे थे, अपनी मर्जी से हंसना सोना, है ना। तो इस तरह से जब गजाधर बाबू, क्योंकि वो एक रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे, तो उनका जो काम था, उनकी दिनचर्या थी, वो बड़ी ही अनुशासन पूर्ण थी कि वो कितने बजे उनको सुबह उठना ही है, काम पे जाना है, समय पर खाना खाना है, समय पर चाय पीनी है। तो ये सब जो था वो गजाधर बाबू जो थे वो हर काम समय पर करते थे। लेकिन यहाँ पे घर की स्थिति और जो जहाँ पे वो काम करे उसकी स्थिति अलग अलग हो गई थी। तो अब यहाँ पे जो है वो, अगर हम कहें कि एक बैलेंस बनाना जो था वो क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। इसलिए गजाधर बाबू अपने परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। गजाधर बाबू निम्न मध्यवर्गीय समाज के नौकरी पेशा पात्र हैं, जिन्होंने घर परिवार से दूर अकेले रहकर 35 वर्ष प्रतीक्षा में व्यतीत कर दिए कि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अपने परिवार के साथ रहेंगे, और उसी आशा तथा सुखद कल्पना के साथ वह अपने घर को लौटते हैं। परिवार में आने पर उनका कोई गर्मजोशी मतलब बहुत खुश होकर स्वागत नहीं होता है, बल्कि उनको एक बंधन के रूप में माना जाने लगता है। वे घर को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, सबके मध्य बैठकर 35 वर्षों के एकांत जीवन को विस्मृत करना चाहते हैं, लेकिन सबके मध्य और भी एकाकी हो जाते हैं और भी अकेला महसूस करने लगते हैं। पत्नी अचार दाल चीनी में व्यस्त है, बच्चे अपने अपने व्यक्तिगत आनंद में व्यस्त हैं। उनके रहने का स्थान भंडार गृह की चारपाई है। पत्नी की शिकायत करती है पर उसमें सहानुभूति नहीं है। मतलब वो देख रहे हैं कि उनका परिवार अपने अपने में ही व्यस्त है, उनका ना तो कोई ख्याल रखता है, ना तो उनके सुख और दुख से किसी को कोई मतलब है। अगला जो प्रश्न है, इसके आगे का जो उत्तर है, अब गजाधर बाबू का हस्तक्षेप उन सबको पसंद नहीं, यहाँ तक कि पुत्री भी पिता से सहमत नहीं। उस परिवार के लिए अब गजाधर बाबू क्या थे? केवल आर्थिक आधार। ये एक बात यहाँ पे कही गई है कि 35 वर्ष तक जब गजाधर बाबू ने नौकरी की और वो खर्चा चलाते थे, मतलब नौकरी जब करते थे तो जो भी तनख्वाह उनको मिलती थी, तो वो तनख्वाह जो कहाँ भेजते थे? अपने घर भेजते, ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सके, उनका लालन पालन हो सके। तो घर वालों के लिए अब बस जो गजाधर बाबू थे वो आर्थिक आधार थे, मतलब पैसे देने वाली एक मशीन थे कि जो पैसे देंगे और उनका खर्चा चलेगा, बाकी उनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। इन सब घटनाओं के कारण ही गजाधर बाबू का अस्तित्व उनके परिवार का हिस्सा ना बन सका, जो आधुनिक युग का समाज को सटीक उत्पादन है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ, इस कथन को पाठ के आधार पर समझाइए। तो परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में 35 वर्ष व्यतीत करने के बाद गजाधर बाबू घर लौटते हैं तथा सोचते हैं कि अब परिवार के साथ रहकर वह सुखी व संतोषी जीवन बिताएंगे, पर उन्होंने पाया कि परिवार में उनका अस्तित्व मात्र धनोपार्जन तक ही, धन उत्पन्न करने वाला जो है वो मशीन जैसी है। तो उन्हें अपनी रेलवे की नौकरी के साथ बिताया समय याद आया। वह बड़ा खुला हुआ क्वार्टर, निश्चिंत जीवन, गाड़ियों के आने पर स्टेशन की चहल पहल, रेल के पहियों की खटखट आवाज़, सेठ रामजी मल के
मील के लोग। नौकरी का वह समय उनके खोई हुई निधि के समान लगा। दूसरी ओर जब वह नौकरी पर थे तो घर की सुखद कल्पनाएं भी थीं। पत्नी का कोमल स्पर्श, उनकी मनमोहक मुस्कान, बच्चों के मनोविनोद आदि का पाने की कल्पनाएं उन्हें धनवान बना देती थी। ठीक है, तो ये बताया गया है कि कैसे उनको धनवान लगा कि मैं धनवान फिर से हो गया हूँ। तो जब उन्होंने अपनी पत्नी अपने बच्चों को देखा कि वे खुश हैं, है ना, तो वो क्या हो गए, मतलब वो अपने आप को वो धनी महसूस कर रहे थे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, याद रखिएगा ये। गजाधर बाबू के घर जाने से पहले उनके घर की क्या स्थिति थी? तो गजाधर बाबू के घर जाने से पहले उनका बड़ा बेटा अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था। अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। पड़ोस में शीला के घर देर देर तक रहना बसंती की आदत थी। बहू कुछ कामकाज करती नहीं थी, सास सारे दिन काम में लगी रहती थी। छोटा बेटा नरेंद्र अपने ही ढंग से जीवन जी रहा था। बाजार का सारा काम नौकर करता था। उनके घर का रहन सहन और खर्च हैसियत से कहीं ज्यादा था। घर की संपूर्ण स्थिति में धन देने के अतिरिक्त गजाधर बाबू का कोई स्थान नहीं था। अगला प्रश्न क्रमांक 4, वापसी कहानी के शीर्षक के औचित्य पर अपने विचार लिखिए। तो लेखिका उषा प्रियमवदा ने प्रस्तुत कहानी का शीर्षक वापसी सटीक ही रखा है। इसके दो आधार हैं। पहला आधार, गजाधर बाबू 35 वर्ष रेलवे क्वार्टर में अकेले रहकर अनेक आत्मीय आशाओं को लेकर घर वापस आते हैं, जो केवल मृग मारीचिकाएं ही सिद्ध, मतलब कि लग रहा है भ्रम कि हाँ मैं आ रहा हूँ तो मेरा घर वाले बहुत खुश होंगे, मेरा आदर करेंगे, है ना, मेरा सम्मान करेंगे, अच्छा अच्छा पकवान खाऊंगा, सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, हंसूंगा। तो ये सब क्या थी, मृग मारीचिकाएं थी, केवल एक भ्रम था। यहाँ वापसी एक व्यंग व दुखांत घटना बन जाती है। इस वापसी के सुख में दुख था। दूसरा आधार है, परिवार में रहने पर भी गजाधर बाबू अपरिचित व मेहमान के अस्थायी रूप में रहते हैं। उनका जीवन भार बन जाता है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनकी उपेक्षा करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, गजाधर बाबू ने पत्नी के स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन देखे? तो पहले पत्नी 2-2 बजे तक आग जलाए बैठी रहती थी और गजाधर बाबू के आते ही रसोई की ओर दौड़ती और गरम गरम खाना बनाकर देती। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह पूजा घर से देर से निकलती है और रसोई में जाकर बड़बड़ाने लगती है। उधर गजाधर बाबू चाय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। प्रेमपूर्ण वार्तालाप के बदले अब वह हर समय शिकायतें करती है, जिनमें आत्मीयता व सहानुभूति का पूर्ण अभाव होता है। पत्नी का कोमल स्पर्श, सुंदरता, मनोविनोद आदि कटाक्ष वाणी में बदल गए थे। जिस नारी का सर्वस्व पति था, वह आज केवल भोजन की थाली सामने रखकर सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा लेती है। पति पत्नी के जीवन का केंद्र नहीं है, उनकी दुनिया घी, चीनी, अचार के डिब्बे हैं। गजाधर बाबू के बोलने पर वह उन्हें ना बोलने के लिए टोक देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, गजाधर बाबू दोबारा चीनी मिल की नौकरी पर क्यों गए? ये तो आपने समझ ही लिया होगा अब तक पाठ, कि गजाधर बाबू को जब ये लगा कि मेरे घर में कोई मेरा मान सम्मान नहीं है, कोई मुझे अपना नहीं समझ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे आने से घर वालों की क्या हो गई है, मुसीबतें और बढ़ गई हैं, है ना, वो उनको एक मेहमान जैसा दर्जा दे रहे हैं, ना समय पे खाना है ना चाय है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको चीनी मिल से नौकरी का प्रस्ताव मिलता है तो वह उसे बिना सोचे समझे क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। गजाधर बाबू ने घर वापसी पर पहले ही दिन देखा कि जिस अकेलेपन को वह परिवार के साथ दूर करने की सोचकर आए थे, उसी परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। पत्नी भी पति को चाय नाश्ता ना देकर अपनी शिकायतें करने लगती है। गजाधर बाबू बेटी को शाम के समय पड़ोस में जाने के लिए मना करते हैं और शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। बहू को सास के साथ काम में हाथ बटाने को कहते हैं। आय कम होने के कारण खर्चा कम करने के उद्देश्य से नौकर का हिसाब कर देते हैं। इन बातों से पुत्री बहू पुत्र नाराज हो जाते हैं। उन्हें यूं पिताजी की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिस घर को उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर बनाया, उस घर में गजाधर बाबू के लिए रहने की भी जगह नहीं थी। ऐसी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिससे गजाधर बाबू क्या करते हैं, घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और नौकरी करने का फैसला करते हैं।
अगला जो प्रश्न है, अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पर, अर्थात जो हमारा व्याकरण का भाग होता है। तो व्याकरण के भाग में आप देख रहे हैं कि गद्यांश दिया गया है आपके सामने, आपको उसमें विराम चिन्ह लगाना है। तो हमने आपको विराम चिन्ह पढ़ाया है ना। तो विराम चिन्ह आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ लगाए गए हैं उचित रूप से। आप देखिए, इस नीचे दिया गया है गद्यांश, उसे आपको नारद ने पूछा तो कॉमा लगेगा, है ना। फिर उस पर आयकर तो बकाया नहीं था, इन्वर्टेड कॉमा। अब पूछ रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आपको क्या करना है, विराम चिन्ह को देखकर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द को क्या करना है, आपको छाट कर लिखना है। यहाँ बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, आप क्या करेंगे, उनको छाट कर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं विषाद, वर्ष, रात्रि, स्निग्ध, प्रकृति, ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। आकांक्षी, उन्मुक्त, ये भी क्या है, तत्सम शब्द हैं। तद्भव क्या है, दोहरी, खिन्नता, देशज, धप और छोर। विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, बॉक्स, आखिरी और टोन। इन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कुछ मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरा है, शब्द ऊंट के मुंह में जीरा। क्या है वहाँ पर, ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब ऊंट बहुत बड़ा होता है और जीरा बहुत छोटा। तो इसका हम अर्थ क्या बताएंगे कि बड़े के लिए बहुत छोटी चीज़ है, थोड़ा सा। जिससे तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है, राजा 10-12 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मुंह लटकाना, तो मुंह लटकाना क्या हो जाएगा, वाक्य कैसे बनाओगे आप, जिद पूरी ना होने पर सुरेश कमरे में कोने में मुंह लटका कर बैठ गया, मतलब दुखी हो जाना या गुस्सा हो जाना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला मुहावरा है, मुंह बनाना। तो बंदर हाथ आए आईने में खुद की शक्ल देखकर क्या कर रहा था, मुंह बना रहा था। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, मतलब अपनी क्या करना, तारीफ करना, बड़वारी करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले व्यक्ति का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये आपको स्वयं भी करना है। क्या करना है इसमें, अंग पर, अंग मतलब कि आँख, कान, मुंह, हाथ, पैर, इनमें आपको मुहावरे ढूंढ कर लिखने। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आँख पर, आँख में धूल झोंकना, आँखों में खटकना, नाक में दम करना, नाक में नकेल कसना, कान काटना, कान पर जूना रेंगना, हाथ पैर फूलना, हाथ, है ना, पैर उखड़ जाना, पैर फैलाना, ये सब आपके क्या है, इस अंग पर जो है मुहावरे बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान दिए गए हैं आपको, दिए गए खालिस्तान में विपरीत शब्द लिखना है। जैसे जन्म का मरण, मानव का क्या हो जाए, दानव का मानव, मानव का दानव, है ना, कोई भी एक। फिर मित्रता का क्या हो जाएगा, शत्रुता, और रात का दिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि आपको क्या करना है, आपकी राष्ट्रभाषा, जो कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। तो आपको राष्ट्रभाषा की विशेषताएं बतानी है। तो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा का रूप व्यापक होता है, राष्ट्रभाषा का व्यवहार पूर्ण राष्ट्र में होता है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश की संस्कृति एवं आदर्शों को अभिव्यक्त करती है, राष्ट्रभाषा देशवासियों की आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्त करती है, राष्ट्रभाषा देश के विभिन्न भागों के निवासियों के मध्य संपर्क स्थापित करती है, राष्ट्रभाषा अन्य भाषाओं एवं विभाषाओं की प्रगति में सहायक बनती है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार किस प्रकार हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित होती जा रही है। विदेशों के लगभग 90 विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है, मतलब पढ़ा भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में चीनी अंग्रेजी के पश्चात हिंदी का ही स्थान आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार अनेक प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ पे 2 प्रकार दिए गए हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्य भाषाओं में सम्मिलित करने के प्रयास हो रहे हैं। विश्व में विविध स्थानों पर विश्व हिंदी सम्मेलनों का आज इसकी प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता को बढ़ा रहा है। चलिए क्लियर। तो चलिए ये था आपका पाठ 2 गद्य खंड का, जिसका नाम था वापसी। इसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है ना। और नोट करने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे हमने आपको बताया कि आपको लिंक पर जाके आपको पर्सनली मुझे डन मैम करके या ओके मैम करके रिप्लाई नहीं करना है। आपको लिंक पर जाना है यूट्यूब के और आपको उस पर कमेंट करना है और लाइक करना है। क्लियर। आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है। इसे आप नोट कीजिए, लिखकर मुझे नोट्स भेजिए।
जो आप लिख रहे हैं अपनी हैंड राइटिंग में, और ओके मैम का रिप्लाई ज़रूर कीजिए कमेंट में जाकर। चलिए, थैंक यू। ऐसे आप नोट डाउन कीजिए बेटा।